बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15 चैप्टर का। डज़ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। डज़ इंड्यूस करंट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। कह रहा है क्या इंड्यूस ईएमएफ सर्किट की रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है? तो हम कहेंगे नहीं डिपेंड करती है। डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, as we know that induced EMF E equals to IR। ये हमने पढ़ा था। induced EMF E बराबर होती है I मल्टीप्लाइड बाय R। I करंट है और R रेजिस्टेंस है। ये induced EMF का फॉर्मूला है। अगर R हम बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी जो है वो सर्किट के अंदर करंट 2 एम्पेयर था और रेजिस्टेंस वहाँ पर जो है वो 10 ओहम थी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो कि ईएमएफ के बराबर है वो 20 था, 20 वोल्ट। और अगर हमारे पास कोई इस तरह का अरेंजमेंट हो कि हम रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, फ़र्ज़ करें जो वायर पहले यूज़ कर रहे थे उसको चेंज करके उसी साइज़ की उसी तरह ऐसी वायर यूज़ करें जिसकी रेजिस्टेंस कम हो जाए। अगर रेजिस्टेंस हाफ कर दें, हम फ़र्ज़ करें 5 कर दें, तो करंट बढ़ के 4 हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट फिर क्या रहेगा? इनका प्रोडक्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर आपके पास फिर क्या आ जाएगा? 20 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ईएमएफ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले भी ईएमएफ 20 वोल्ट थे, अभी आर बढ़ाएंगे तो आई कम हो जाएगा, और अगर आर कम करेंगे तो आई बढ़ जाएगा। इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, इसलिए ईएमएफ रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि क्या इंड्यूस करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे? तो यस, इंड्यूस करंट जो है वो डिपेंड करता है। एज वी नो दैट आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर। आई बराबर होता है ई ओवर आर के। बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू के इंक्रीज करने पे आई विल डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आर आई विल इंक्रीज। आर कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। इसका मतलब ये करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो ये डिपेंड कर रहा है, लेकिन ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट जो है सेकंड, इसका जो उसने दिया है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, वो पूछ रहा है कि क्या अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The normal to the loop is oriented parallel to magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. कह रहा है एक स्क्वायर लूप है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो तरतीब दे रहे हैं। इस तरह की स्क्वायर लूप है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से हम उसको शो कर रहे हैं कि उसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। इसको खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी इस तरह की है। सॉरी, ये जी ये एक स्क्वायर लूप है। अब इस लूप का जो नॉर्मल है, जिसे वेक्टर एरिया कहते हैं, वो ये है। इस वेक्टर एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनको हम ये डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये इस तरह है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल टू द लूप है, रेड कलर से जो शो किया गया है, वो आपस में पैरेलल हैं। अगर इस लूप को उठाकर हम यहाँ से इधर लेकर जाएं, इस तरह मूव करवाएं, फ़र्ज़ करें ये लूप है, इसको उठाकर अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मूव करवाएं, यहाँ पर मूव करवाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी इसमें पास कर रही हैं उनकी तादाद में कोई चेंज नहीं आएगा लूप के मूव करवाने पे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी 3 इसमें से पास कर रही हैं तो फिर भी 3 ही पास करेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप में से पास कर रही हैं उनकी तादाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन के अंदर इस तरह इसको मूव करवाना है कि इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हर वक्त पैरेलल रहे। तो
तो अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको मूव करवाने पे, ऐसे मूव करवाने पे मैग्नेटिक फ्लक्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम कहेंगे फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, जिसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर ये फाई कांस्टेंट है तो हम कहेंगे जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसमें चेंज ज़ीरो आता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो डेल फाई किसके बराबर आएगा? डेल फाई हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे डेल फाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर डेल फाई ज़ीरो के बराबर आ गया तो ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि फैराडे लॉ हमने ये पढ़ा था E इक्वल्स टू एन डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें हमारे पास डेल फाई ज़ीरो आ चुका है। अगर डेल फाई की जगह पर यहाँ पर ज़ीरो लिखें, ज़ीरो इन सब को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा, तो ईएमएफ भी ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, अ लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज फ्रॉम अबव इनटू द वर्टिकल बार मैग्नेट as shown in the fig 15.3. Viewed from the above, does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? कह रहा है हम ऊपर से देख रहे हैं, क्या एक रिंग को इस के ऊपर गिराया जा रहा है, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो, और वो जो इंड्यूस करंट है वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये उसने पूछा है। तो लेंज लॉ के तहत अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो इस रिंग के अंदर इसकी लोअर साइड पे भी डेफिनेटली नॉर्थ पोल बनेगा, ताकि नॉर्थ को क्या कर सके? रिपेल कर सके। ये नॉर्थ पोल यहाँ पर इस रिंग में पॉसिबल तब ही है जब इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरह हो। अगर हम देखें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फिर हम कहेंगे कि आप राइट हैंड रूल लगाएं, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को यहाँ पर कर्ल करें इन डायरेक्शंस में। आप देखेंगे आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा है नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ को रिपेल करेगा, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि पैदा होने वाला करंट हमेशा उस फैक्टर को अपोज करता है जो इसे पैदा करता है। तो इस सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इस रिंग में करंट पैदा क्यों होगा? जब ये करंट रिंग जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने की वजह से इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से पास कर रही हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद चेंज होगी तो इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस होंगे, और वो इंड्यूस करंट इसको अपोज करेगा, इस नॉर्थ पोल को। वो कैसे अपोज कर सकता है? जब नीचे भी नॉर्थ पोल बने। और नीचे नॉर्थ पोल तब बन सकता है राइट हैंड रूल के तहत, अगर हम दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरफ घुमाएं तो सीधा अंगूठा हमारे पास नीचे है। तो इसका मतलब करंट इस रूप में टॉप व्यू के लिहाज से किस तरह फ्लो करता है? क्लॉकवाइज। ये देखें, ये क्लॉकवाइज है। अच्छा, अब उसमें नेक्स्ट है 15.4 है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर इन द फिग व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड। जब स्विच को क्लोज किया जाता है तो क्लोज करते वक्त इस आर रजिस्टर में करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो हमने देखना है। तो क्लोज करके देखते हैं, ज़रा देखिएगा। ये अगर हम स्विच को क्लोज कर देते हैं, इधर जोड़ देते हैं, तो करंट इधर से आएगा, इस तरफ फ्लो करेगा, और ये देखें ये वायर इधर से जाकर इस कॉइल की बिहाइंड से आ रही है, बैक साइड से आ रही है, तो करंट इस तरह आ जाएगा ऊपर। ये डायरेक्शन होगी करंट की, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ये भी करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, और ये करंट की डायरेक्शन। अब अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में आप इस सोलेनॉइड को पकड़ें, इमेजिन करें, तो आपके दाएं हाथ का अंगूठा इस साइड पे आएगा, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां कर्ल करनी चाहिए, जिस डायरेक्शन में ये तीर के निशान लगाए हैं। तो इधर नॉर्थ पोल बनेगा। अगर इस साइड पे नॉर्थ पोल बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ज़ीरो थी, इसमें इस कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी। जैसे ही करंट ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो से मैक्सिमम हुई। सोलेनॉइड है ना, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से भी पास करेंगी, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, पहले ज़ीरो था अब ज़ीरो से मैक्सिमम हुआ। जब भी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट और ईएमएफ पैदा हो जाते हैं।
अब इसमें लेंस लॉ के तहत करंट की डायरेक्शन यकीनी तौर पे इस तरह होगी, ये इस डायरेक्शन में। क्यों इस तरह होगी? क्योंकि पैदा होने वाला करंट जो है वो अपोज करेगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो प्राइमरी कॉइल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को। अब अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस तरफ कर्ल करें जिस तरफ ये तीर के निशान है, तो अब आपके दाएं हाथ का अंगूठा इस साइड पे आ रहा होगा। तो इसका मतलब इस कॉइल के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। नॉर्थ पोल यहाँ पर इसलिए क्रिएट होगा ताकि इस नॉर्थ को रिपेल कर सके, क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है पैदा होने वाला ये करंट हमेशा उस डायरेक्शन में पैदा होता है कि ये अपने पैदा करने वाले फैक्टर को अपोज करें। तो इसको इस नॉर्थ पोल ने, इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इस करंट को पैदा किया, तो फ़ौरन यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ बन के इस नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो करंट की डायरेक्शन देखें, ये करंट इधर से घूमकर इसकी बैक साइड पे जाएगा और इधर इस साइड पे आकर इधर से ये ऐसे जाएगा और फिर इधर से इस तरफ आएगा। तो अगर आप इसको देखें तो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये इस तरह घुमा कर देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो हम कहेंगे जब ये स्विच क्लोज करेंगे तो इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और जब हम स्विच को दोबारा रीओपन कर दें, अगर इस स्विच को दोबारा हम रीओपन करते हैं तो रीओपन करने पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जाएगी, ये नॉर्थ पोल भी ख़त्म होने लगेगा। तो उस नॉर्थ पोल जो ख़त्म होने लगेगा, करंट के ज़ीरो होने की वजह से इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इंड्यूस करंट है, अब मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंज हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल में से चेंज हुआ। कैसे? कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम था, जब हमने स्विच ओपन कर दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो अगर ये मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा इस कॉइल के अंदर में से भी, तो इस कॉइल में फिर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से करंट इंड्यूस होगा। लेकिन अब जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा कि वो इस ख़त्म होने वाले नॉर्थ पोल को अवे जाने से, यानी ख़त्म होने से रोकने की कोशिश करेगा। तो ये रोकने की कोशिश कैसे करेगा? यहाँ पर फ़ौरन कौन सा पोल क्रिएट कर देगा? साउथ पोल। जब यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होगा, साउथ बन के इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मीन दूर जाने से रोकेगा। आप कह सकते हैं इसको ख़त्म होने से रोकेगा। तो साउथ पोल इसका तभी बन सकता है जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। तो अपोजिट कैसे? यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो अब इस केस में करंट किस तरफ फ्लो करना शुरू कर दे? अब करंट जो है वो अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड फ्लो करना शुरू कर दें, फिर नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब करंट डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो ये सारी करंट की डायरेक्शंस उलट हो जाएंगी। पहले जो एंटी क्लॉकवाइज थी अब क्लॉकवाइज हो जाएंगे, यानी हम इसको ऐसे शो करेंगे। अब करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। अब इधर नीचे से आएगा, इस तरफ से घूमकर इधर ऊपर की तरफ जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टर के अंदर ऐसे है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। अच्छा, उसके साथ नेक्स्ट है, वो कह रहा है डज इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। क्या पैदा होने वाली मैग्नेटिक ईएमएफ जो है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज़ ही करती है? तो आंसर ये है कि नहीं, ऐसा नहीं करती। वो हमेशा इंड्यूस ईएमएफ ऑलवेज अपोज द काज विच प्रोड्यूस इट, ये हमेशा उस काज को, उस सबब को अपोज करती है जो इसे पैदा करता है। इफ़ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस देन induce EMF try to decrease it. If magnetic flux decreases then induce EMF tries to increase it. तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है तो इंड्यूस ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करती है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट में कम होता है तो पैदा होने वाली इंड्यूस ईएमएफ उसको बढ़ाने की, यानी हर हाल में अपोज करती है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, अगर बढ़ रहा हो तो उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो हर हाल में अपोज करेगी, हर हाल में डिक्रीज नहीं करती, अपोज करती है। अच्छा, उसके साथ है when the switch in a circuit is closed, a current is established in the coil and the metal ring jumps upward. Why? Describe what would happen to the ring if the battery polarity were reversed. वो कह रहा है कि अगर हम इस स्विच को जोड़ देते हैं, ऐसे क्लोज कर देते हैं, तो ये मेटल रिंग इधर से बाहर जम कर जाता है। उसकी क्या वजह है? देखें, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये। अगर आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल करें तो आप देखेंगे
आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा है इधर कर्ल करें, आपके दाएं हाथ का अंगूठा नीचे की तरफ होगा, तो यानी इस तरफ इसका नॉर्थ पोल बनेगा और इस साइड पे इसका कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा इस कॉइल का। अब अगर इसका साउथ पोल बनाए तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इस कॉइल के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो इस तरह का होगी, लेंस लॉ के तहत इसके नीचे भी कौन सा पोल बनेगा, साउथ, ताकि एक दूसरे को रिपेल करें। ये वाला साउथ इस साउथ को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाला मेटल रिंग यहाँ से बाहर जंप कर जाएगा। फिर आगे लिख रहा है, अब ये भी बयान करें कि अगर हम बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जिधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है वहाँ पर नेगेटिव लगा दें, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि अगर हम यानी ये इसको उलट कर दें, ये नेगेटिव हम इसको कह दें और दूसरे वाले को हम क्या कह दें, पॉजिटिव कह दें। अब ये पॉजिटिव है तो करंट इस तरह फ्लो करेगा, करंट इधर से आएगा इस साइड से और इस कॉइल की बैक साइड से घूम के ये इस तरफ जाएगा। अब करंट इस तरफ जा रहा है। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो अब दोबारा अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस सिलेंडर को बंद करें, इमेजिन करें आप, और अपने दाएं हाथ की उंगलियों को इस डायरेक्शन में आपने बंद करना है जिस तरफ ये तीर के निशान लगे हैं। तो आपका दाएं हाथ का अंगूठा अपवर्ड जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा, इरेक्ट थंब जो है। अब इस कॉइल के इस कंडीशन में इधर नॉर्थ पोल बनेगा। अगर इस कॉइल के इधर नॉर्थ पोल बना है तो लेंस लॉ के तहत इस मेटल रिंग के लोअर साइड पे भी कौन सा पोल बनेगा, इंड्यूस करंट की वजह से नॉर्थ बनेगा, ताकि रिपल्शन हो सके। ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा तो ये मेटल रिंग दोबारा रिपल्शन की वजह से इधर से बाहर जंप कर जाएगा, यानी पहले वाला केस यहाँ पर दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो बाकी फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।